ये कहानी है जंग में फंसी हिंदुस्तानी गायें और पाकिस्तान गायें। कभी कभी इंसानों से ज्यादा इंसानियत का संदेश जानवर देते हैं। ये कहानी है दो देशों की, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, और इन दोनों के बीच पली दो माओं की, दो गायें जो नफरत नहीं बस प्यार और शांति चाहती हैं। दोनों ही अलग अलग देश की गायें थी, लेकिन उनके लिए सरहद मायने नहीं रखता था। दोनों में बहुत प्यार और स्नेह था। हर रोज दोनों एक दूसरे से मिलती थी और आज भी बॉर्डर के पास दोनों मिलती हैं। लेकिन आज दोनों बहुत हड़बड़ाहट में थी। बहन गंगा, कुछ दिनों से दिल बहुत घबराया हुआ है, लगता है कुछ बुरा होने वाला है। हाँ बहन नूरी, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सबके चेहरे पर डर है। क्या सच में युद्ध होने वाला है? पता नहीं बहन, सुना है हमारे इलाके को छोड़ के आसपास के सभी इलाकों में जंग शुरू हो गई है और बहुत तबाही मच गई है। न जाने कब यहाँ भी गोलियां और बारूद बरसने लगेंगे। हम तो सिर्फ चारा खाना जानते हैं, दूध देना जानती हैं। हमारा किसी से बैर नहीं, हमारा कोई धर्म नहीं, ना कोई सरहद है। हमें तो बस अमन चाहिए बहन। गंगा बहन, क्या कभी तुमने सोचा है ये इंसान आखिर चाहता क्या है? बहन, हमारी बात कौन सुनता है? हम चिल्लाते हैं, रोते हैं, इंसान कहाँ हमारी सुनेंगे, कहाँ हमारा दर्द देखेंगे। इंसान तो बस लड़ना जानते हैं। घृणा, जमीन, धर्म और झंडे, इन सब के पीछे भागता जा रहा है इंसान। मगर सच्चाई क्या है? उसे झुठलाता जा रहा है कि जिन सब चीजों के पीछे वो भाग रहा है, वो सब कुछ एक दिन यही छोड़कर चले जाना है। नूरी और गंगा आपस में बातें कर रही थी कि अचानक से सायरन बजने लगते हैं और युद्ध की घोषणा हो जाती है। सरहदों पर गोलियां चलने लगती हैं, हवा में बम धमाकों की आवाज आने लगती है। दोनों गायें बहुत डर जाती हैं। सुना बहन तुमने, युद्ध की घोषणा हो गई है। चारों तरफ गोलियां चल रही हैं, बम और धमाकों की आवाज आ रही है। जाओ बहन जाओ, अपने बच्चों को लेकर यहाँ से किसी सुरक्षित जगह पर जाओ। हाँ बहन गंगा, तुम भी जाओ, अपने बच्चे को किसी महफूज जगह पर रखो। अब न जाने क्या होगा, कल की सुबह हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। या अल्लाह रहम फरमा। दोनों गायें बहुत घबरा जाती हैं और अपने अपने बच्चों को लेकर सुरक्षित स्थान पर छुप जाती हैं। दोनों के बच्चे बम धमाकों और गोलियों की आवाजें सुनकर बहुत घबरा जाते हैं। माँ, ये क्या हो रहा है? बाहर तो आग के गोले बरस रहे हैं। माँ, क्या हम मर जाएंगे? ये इंसान ऐसे क्यों कर रहे हैं? ये हमारे बारे में क्यों नहीं सोचते माँ कि हम क्या चाहते हैं? बस आपस में लड़े जा रहे हैं। माँ, क्या इस रात के बाद हम सुबह नहीं देख पाएंगे? क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा। जब तक भगवान हमारे साथ है, वो हमें कुछ नहीं होने देंगे। देखना, तुम हम इस रात के बाद वाली सुबह भी देखेंगे और खुद को सुरक्षित भी देखेंगे। अम्मी, मुझे भूख लगी है। अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। बेटा सब्र रखो, अभी मैं तुम्हें खाना नहीं खिला सकती। बेटा, बाहर बहुत गोलियां और बारूद बरस रहे हैं। अभी मैं बाहर तुम्हारे लिए खाना लेने नहीं जा सकती। बेटा, बस अल्लाह पर भरोसा रखो। क्या पता सुबह होने तक सब ठीक हो जाए और ये जंग रुक जाए। बस आज की रात जैसे तैसे निकल जाए, सुबह फिर जंग रुक जाएगी और फिर मैं तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा चारा लेकर आऊंगी। दोनों देशों के बीच अचानक से युद्ध और ज्यादा बढ़ जाता है। गोली और बारूद की आवाजें पहले से भी ज्यादा आने लगती हैं। बम धमाकों की बड़ी बड़ी आवाजें सुनकर इंसान तो क्या, जानवर, पशु पक्षी, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी सहम जाते हैं। सब बहुत घबरा जाते हैं। अब सभी को ये महसूस होने लगा था कि बस कुछ ही क्षण में सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस धरती पर अब कुछ नहीं बचेगा। मुनिया आजा, माँ की पीठ के पीछे आजा। माँ तुझे कुछ नहीं होने देगी। रो मत मेरी बच्ची।
युद्ध की आवाजें गूंजने पर माँ का दिल कांप उठा। ना नूरी पाकिस्तानी थी, ना गंगा हिंदुस्तानी, वो तो सिर्फ माँ थी। दोनों गायें भगवान से प्रार्थना करती हैं और युद्ध रोकने के लिए भगवान के आगे गुहार लगाती है। अल्लाह रहम कर, बस ये जंग रुकवा दे, करोड़ों मासूमों को और हमारी संतानों को बचा ले। भगवान, इंसान ऐसा क्यों सोचता है कि वो इस धरती का मालिक है, लेकिन क्या धरती ने ये कभी कहा है कि बस इंसान ही उसका मालिक है? ना कोई जानवर धर्म पूछता है, ना कोई पक्षी सरहद देखता है। फिर ये इंसान क्यों बांट रहा है इस दुनिया को धर्म के नाम पर, जमीन के नाम पर और लालच के नाम पर? क्या किसी ने कभी सोचा है उन बेजुबानों के बारे में जो बोल नहीं सकते हैं, ना लड़ सकते हैं, सिर्फ इन इंसानों का जुल्म सहते आ रहे हैं? जब युद्ध होता है तो बम सिर्फ इंसानों पर ही नहीं गिरते, वो मासूम जानवरों की दुनिया भी तबाह कर देते हैं जिनका कोई कसूर नहीं होता। तेरी ये धरती तो सबकी है ना भगवान, इंसानों की भी, जानवरों की भी, पशु और पक्षियों की भी, यहाँ तक कि पेड़ पौधों की भी। तू हमें मत सुन, बस एक बार इन मासूमों की तरफ देख, इनका क्या कसूर है? हे कृष्ण कन्हैया, अगर ये धरती सच में सबकी है तो आपको कोई चमत्कार करके इस युद्ध को रोकना होगा, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कुछ ऐसा हुआ जैसे भगवान ने मासूमों की गुहार सुन ली और अचानक से कोई चमत्कार कर दिया। खबर आती है कि युद्ध रुक गया। चारों ओर सैनिकों की आवाजें आने लगती हैं। सभी ध्यान दें, दोनों देशों ने युद्ध रोकने का फैसला किया है। अब बातचीत से मामला सुलझेगा। अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने ये युद्ध रुकवा दिया और सब कुछ बर्बाद होने से रोक लिया। बेटा, अब सब कुछ ठीक है। तुम्हें भूख लगी थी ना? बस सुबह होने ही वाली है, मैं तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा चारा लेकर आऊंगी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने इस धरती को बर्बाद होने से बचा लिया। तेरी लीला अपरंपार है। जब भी कोई मासूम मुसीबत में होता है तो किसी न किसी रूप में आकर अपना चमत्कार करके मुसीबत को दूर कर देता है और हमेशा मेरी विनती को सुनता है, फिर सब ठीक कर देता है। बस भगवान, इसी तरह से शांति बनाए रखना और सब ठीक रखना। रात ढलती है, फिर एक नई सुबह होती है। चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ती है। सब लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं। सब लोग खुश होते थे कि अब जंग नहीं होगी। नूरी गंगा भी दोनों बॉर्डर पर मिलती है और एक दूसरे को बधाई देती हैं। बहन, सुना तुमने? युद्ध रुक गया, अल्लाह का शुक्र है। हाँ बहन, भगवान की कृपा है, हम सब बच गए। हम तो माए हैं, हमारे दिल सरहदें नहीं मानते, हम तो प्यार बांटना जानते हैं। बस बहन, इसी तरह से शांति बनी रहे। सही कहा तुमने बहन, हमें तो मतलबी इंसानों की तरह इस जमीन पे कुछ भी नहीं चाहिए, बस सिवाय अमन और चैन के। नफरत बांटने से कभी नहीं शांति आती। युद्ध से कभी कोई जीत नहीं पाया है, ना इंसान ना जानवर। अगर हमेशा जीत हुई है तो बस प्यार की, दया और इंसानियत की। जय हिंद, जय भारत। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी। ये कहानी भीषण के 2 जुड़वा बैलों की है जिनके नाम हीरा और मोती हैं। ये बैल अभी छोटे छोटे बछड़े हैं। थोड़े समय पहले इन बछड़ों की मां मर गई थी। तभी से भीषण इन दोनों बछड़ों को लाड प्यार से पाल रहा है। भीषण की पत्नी भीनावती ने हीरा और मोती को कभी पसंद नहीं किया। वहीं भीषण को दोनों के साथ अद्भुत प्रेम और स्नेह है। हीरा और मोती दोनों ही बहुत नटखट और शरारती बच्चे हैं। दोनों हमेशा शैतानी करते रहते हैं। उनकी इन्हीं शैतानियों को देखकर भीषण बहुत खुश होता है और आनंद लेता है। वहीं भीनावती बहुत गुस्सा करती है।
हाय राम, हीरा और मोती, तुम दोनों करमजलों ने ये क्या कर दिया? मेरी सारी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। अरे भिनावती, क्यों इन दोनों नटखट बच्चों पर गुस्सा कर रही हो? क्या हुआ है? आओ देखो तुम्हारे नटखट बच्चों ने क्या किया है। मैंने चारे के ढेर लगा कर रखे थे और इन्होंने अपने सींगों पर उछाल उछाल कर सारे ढेर गिरा दिए हैं। अरे भिनावती, गुस्सा क्यों करती हो फालतू में? बच्चे हैं, ये शरारत नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? और वैसे भी मुझे इनकी शरारतें और नटखटपन देखकर बहुत ही मजा आता है। देखो तो कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ खेलते हुए। दिल को सुकून मिलता है इन्हें देखकर। अच्छा, तुम्हें इतना ही अच्छा लग रहा है तो तुम ही चारे के ढेर दोबारा से वापस लगा देना। मैं नहीं करने वाली अब कुछ भी। भीषण उन दोनों को बहुत प्रेम करता था। वहीं हीरा और मोती में भी एक अद्भुत स्नेह था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। दोनों जुड़वा थे, जिस वजह से अगर चोट एक को लगती तो घाव दूसरे को होता, और अगर दर्द एक को होता तो उस दर्द का एहसास दूसरे भाई को होता। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत भाईचारे के साथ घुल-मिल कर रहते थे। फिर ऐसे ऐसे दिन बीतते गए। समय के साथ हीरा और मोती भी अब जवान हो चुके थे। दोनों कद काठी में बहुत ऊंचे, लंबे और खूबसूरत हो गए थे। दोनों अब काम में भी अपने मालिक के साथ हाथ बटाने लगे थे। मालिक, अब तो हम जवान हो गए हैं। अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपके साथ खेतों में चलकर काम करें। बचपन से आपने हमारे लिए बहुत किया है। अब हमारी बारी है कि हम आपके लिए कुछ करें। हाँ मालिक, हीरा सही कह रहा है। अब हम भी आपके साथ खेतों में काम करेंगे। आपको खेत जोतने के लिए पड़ोस के गांव से बैल लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जवान हो चुके हैं, हम खुद खेतों को जोतेंगे। आज मुझे लगा कि सच में मेरे हीरा और मोती जवान हो गए हैं। देखा भिनावती, मैं ना कहता था कि हीरा और मोती बहुत समझदार है। देखो आज ये कितने समझदार हो गए हैं। मेरे साथ खेतों में काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। तुम और तुम्हारे बैल एक ही जैसे हैं। जानवरों के साथ रहते रहते तुम भी जानवर बन गए हो। हाँ। भिनावती, ना जाने तुम कब समझोगी पगली। भीषण के साथ अब हीरा और मोती पूरा पूरा दिन खेतों में काम करते, खेत जोतते, और इस काम से हीरा और मोती को बहुत सुख मिलता था कि वो अपने मालिक के लिए कुछ कर पा रहे हैं। साथ ही भीषण भी अपने दोनों बैलों से बहुत खुश था। मोती, मैं चाहता हूँ कि हल जिस ओर से भारी है उस ओर से आज मैं हल चलाऊंगा। नहीं हीरा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम जल्दी थक जाते हो क्योंकि बचपन में तुम्हारी एक टांग टूट गई थी। तुम हल्का हल्का भार उठाओ और हल्का भारी वाला भाग मैं उठाऊंगा। दोनों के स्नेह और प्यार की तो पूरे गांव में चर्चा होती ही थी, पर अब दोनों के काम की भी सारे गांव में चर्चा होने लगी थी। यही नहीं, अब दूर दूर तक हीरा और मोती की चर्चा हो रही थी कि जहां आम बैलों का जोड़ा दिन में 1 या 2 ही खेत जोत पाता है, वहीं हीरा और मोती एक दिन में 10-10 खेत जोत रहे हैं और अपने मालिक को इतना फायदा दे रहे हैं। ये सब देखकर भीनावती भी लालच में आ गई थी, लेकिन उसका ये लालच अपने घर के प्रति नहीं, बल्कि अपने मायके में अपने भाई के प्रति था। सुनिए जी, आज मैं जीवन में पहली बार आपसे कुछ मांगने जा रही हूँ। देखती हूँ आप मुझे दे पाते हो या नहीं। अच्छा, मांग के तो देखो। अरे सब कुछ तुम्हारा ही तो है। भीनावती भीषण से कहती है कि हीरा और मोती की जरूरत यहाँ से ज्यादा उसके मायके में उसके भाई को है, क्योंकि उसके भाई के इतने सारे खेत हैं और उसके भाई के पास कोई भी बैलों का जोड़ा नहीं है, जिस वजह से हर साल उसके खेत बंजर रह जाते हैं और उसके भाई के परिवार का भरण पोषण बड़ी ही मुश्किल से होता है। भीनावती चाहती थी कि भीषण अब हीरा और मोती को उसके भाई को दे दे, लेकिन ये बात सुनकर भीषण के दिल को जैसे किसी ने तीर लगाकर जख्मी कर दिया। ये बात भीषण को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन अपनी पत्नी से किए गए वादे के मुताबिक भीषण मजबूर था। हाँ, अब तो तुम इनकार करोगे ही ना, क्योंकि तुम्हें अपनी पत्नी से ज्यादा इन 2 बैलों से जो प्रेम है। ठीक है, मैं भी कह देती हूँ, अगर आज तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ। भीनावती, मुझे तो यही समझ नहीं आया आज तक कि तुम्हें हीरा और मोती के साथ क्या दिक्कत है। पत्नी के आगे मजबूर होकर भीषण को भीनावती की बात माननी ही पड़ती है। हीरा और मोती को अपने साले जगदीश को सौंपना पड़ता है। मोती, ये कौन है और हमें बांध के कहाँ ले जाने की तैयारी कर रहा है? लगता है कि हमारा नया मालिक है, लेकिन मालिक ने ऐसा क्यों किया? हमें क्यों बेच रहे हैं? क्या हमसे कोई गलती हो गई? हीरा, हम ये घर नहीं छोड़ना चाहते,
जहाँ हमारा बचपन बीता है। इतनी अच्छी अच्छी यादें हैं इस घर में हमारी। मेरा दिल बहुत दुखी हो रहा है। मैं इस घर को नहीं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन आखिर ऐसी क्या बात हुई जो मालिक हमें किसी और को भेज रहे हैं? मैं अपने हीरा और मोती को जाता हुआ नहीं देख सकता भीनावती। तुम ही हीरा और मोती को विदा करो। भीनावती बड़ी ही खुशी के साथ हीरा और मोती को वहां से अपने भाई के साथ भेज देती है और सोचती है कि बड़ी मुश्किल से दोनों बैलों से इतने लंबे समय के बाद छुटकारा मिला। शुक्र है भगवान का, इन दोनों बैलों से छुटकारा मिला। ये तो एक तीर से दो निशाने हो गए। मेरे भाई के खेतों का काम भी हो गया और मुझे भी इन करमचलों से छुटकारा मिल गया। बड़े ही अड़ियल किस्म के बैल हैं। घर जाने में इतनी देर हो रही है और ये दोनों जैसे किसी राजा महाराजा का रथ बड़े ही आराम से लेकर चल रहे हैं। भीषण का साला उन्हें जल्दी चलने के लिए लाठी से खूब मारता है। जब लाठी एक पर पड़ रही थी तो दूसरे को अपने आप चोट लग रही थी और घाव हो रहे थे। दोनों चलने में अड़ गए, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी किसी से मार नहीं खाई थी। जिंदगी में पहली बार उन्हें किसी ने इतना मारा था। जैसे तैसे दोनों को लेकर भीषण का साला घर पहुंचता है और एक छोटी सी गौशाला में बांधकर सूखी और थोड़ी सी घास दे देता है। मर गया। जिंदगी में पहली बार किसी ने इतनी मार खाई है। मोती दिखाओ तो तुम्हारे घाव कैसे हैं? नहीं हीरा, मैं ठीक हूँ। मुझे तो तुम्हारे घाव ज्यादा लग रहे हैं भाई। दोनों भाइयों को उस छोटी सी गौशाला में घुटन हो रही थी और दोनों घास भी नहीं खा रहे थे। ये लो, तुम दोनों के लिए मैं बची हुई सूखी रोटी लेकर आई हूँ। घर में इतना ही बचा था, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम दोनों भूखे होगे तो मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर आ गई। जल्दी जल्दी खा लो, नहीं तो मेरा बेटा आ जाएगा और मुझ पर बहुत गुस्सा करेगा। हीरा, ये आदमी जो हमें इतना मार मार के यहाँ लाया है, ये तो अपने घर में भी बहुत क्रूर है। समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ कैसे रहेंगे। हीरा, ऐसा करते हैं, हम यहाँ से भाग चलते हैं। हाँ मोती, मुझे मालिक की और घर की बहुत याद आ रही है। तुम सही कहते हो, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। चलो खूंटा तोड़कर भाग जाते हैं। हीरा और मोती खूंटे से रस्सी तोड़कर रात में भागकर अपने घर आ जाते हैं। सुबह जब भीषण हीरा और मोती को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। देखो भीनावती, हीरा और मोती लौट आए हैं। अरे, ये दोनों मेरे वफादार बैल हैं। ये मेरे बिना नहीं रह सकते, न ही मैं इनके बिना रह सकता हूँ। तुम इस बात को क्यों नहीं समझती हो? तुम क्या चाहते हो? मेरे भाई के खेत बंजर रहें? हमारा तो गुजारा जैसे तैसे फिर भी चल पड़ता है। हम खाने वाले सिर्फ 2 जने हैं। मेरे भाई को देखो, कितना बड़ा परिवार है। वो सारे भूखे मर रहे हैं। जमीन पूरी बंजर पड़ी हुई है। मैं कह देती हूँ, इन बैलों को वापस मेरे भाई के साथ भेजो। मैं अभी अपने भाई को बुला रही हूँ। पत्नी के आगे मजबूर भीषण हीरा और मोती को फिर से जगदीश के साथ भेज देता है। लेकिन इस बार हीरा और मोती ने सोच लिया था कि वो अब भागेंगे तो अपने मालिक के पास वापस लौट कर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर वो लौट कर आए तो दोबारा फिर से उनके मालिक उन्हें इस क्रूर इंसान के साथ भेज देंगे। इसलिए दोनों ने सोच लिया था कि वो भागकर कहीं दूर चले जाएंगे। हीरा, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे इस क्रूर इंसान के साथ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मेरा मन कर रहा है इसे अपने सींगों से उठाकर पटक के नीचे जमीन पर गिराकर मार डालूं। नहीं मोती, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये है तो हमारे मालिक का साला, और इसे मारकर हम इंसानों जैसा गलत नहीं कर सकते। हमें इससे छुटकारा पाने के लिए कोई दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। जगदीश हीरा और मोती को जैसे तैसे लेकर घर पहुंचा। इस बार उन्हें एक मजबूत मोटी रस्सी के साथ बांध देता है, जिससे कि हीरा और मोती भाग न सके। भाई देख तो, कितनी मजबूत रस्सी से बांधा है हमें। अब हम यहाँ से कैसे भागेंगे? इतनी मजबूत रस्सी को हम नहीं तोड़ पाएंगे। हाँ हीरा, तू सही कह रहा है। अब तो भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। तभी रात में छुपते छुपाते जगदीश की माँ हीरा और मोती के पास रोटी लेकर आती है और उन्हें पुचकारती हुई कहती है, खा लो मेरे बच्चों, जल्दी से रोटी खा लो। मैं जानती हूँ मेरा बेटा तुम पर बहुत अत्याचार कर रहा है। तुम यहाँ से भाग गए थे ना, तो इसलिए उसने तुम्हें मोटी रस्सी से बांध दिया है ताकि तुम दोबारा भाग न सको। अब वो तुम्हें नकेल डालने की बात कर रहा है। तुम भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ, मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ। लेकिन माताजी, आप मुसीबत में पड़ जाएंगी। आपका बेटा समझ जाएगा कि आपने ही हमें खोलकर यहाँ से भगा दिया है। हम आपको मुसीबत में डालकर यहाँ से भागना नहीं चाहते। हाँ माताजी,
हमारे जाने के बाद आपका बेटा आपके साथ ना जाने क्या करेगा। तुम मेरी चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूंगी, तुम बस भाग जाओ यहाँ से। हीरा और मोती दोनों वहाँ से बहुत दूर भाग जाते हैं। जब इस बात की खबर भीषण को लगती है कि हीरा और मोती वहाँ से फिर से भाग गए हैं और वो लौटकर घर नहीं आए हैं, तो भीषण हीरा और मोती के लिए बहुत परेशान होता है। उनके वापस ना लौटने पर वो बहुत बीमार पड़ जाता है। मेरे हीरा और मोती वहां से फिर से भाग गए और इस बार लौटकर मेरे पास भी नहीं आए, क्योंकि उन्हें अब मेरे ऊपर यकीन नहीं रहा है। और यकीन हो भी कैसे, मैंने उनका यकीन जो तोड़ दिया, ना जाने उनके साथ क्या क्या हुआ होगा जो बार बार भाग रहे हैं। ना जाने कहाँ होंगे मेरे हीरा और मोती भूखे प्यासे। पति को हीरा और मोती के लिए उदास और बीमार देखकर भीनावती अब समझ गई थी कि उसने हीरा, मोती और अपने पति को अलग करके बहुत गलत किया है। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आप तीनों के प्रेम को कभी समझ ही नहीं पाई। ये जानवर होकर इतने समझदार थे और मैं इंसान होकर इतनी बददिमाग। मेरे भाई ने ना जाने उनके साथ क्या क्या किया होगा जो वो वहां से फिर से भाग गए। मैं चाहती हूँ कि आप हीरा और मोती को ढूंढ कर ले आए। भीषण और उसकी पत्नी भीनावती ने हीरा और मोती को बहुत तलाशने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों कहीं भी नहीं मिले। तभी गांव के एक आदमी से भीषण को खबर मिलती है कि दूसरे गांव में 2 बैलों को खेतों में फसल की चोरी करते हुए पकड़ा गया है। भीषण और भीनावती बिना कुछ सोचे समझे उस खेत के मालिक के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि वो हीरा और मोती ही होंगे जो भूखे प्यासे इधर उधर भटक रहे होंगे और भूख के मारे किसी के खेत में घुसकर खेत की फसल खा रहे होंगे। पहले जो मेरे खेत की फसल तुम्हारे बैलों ने खराब की है उसकी भरपाई करो, फिर अपने इन 2 बैलों को वापस ले जाओ। भीषण खेत के मालिक की फसल की पूरी भरपाई करता है और फिर अपने हीरा और मोती से मिलता है और उन्हें मिलकर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन हीरा और मोती अब अपने मालिक से पहले जैसे नहीं मिल रहे थे। वो अपने मालिक से मिलने में भी कतरा रहे थे। मेरे हीरा और मोती, क्या हो गया? तुम ऐसे अनजानों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो मेरे साथ? अरे मैं तुम्हारा वही मालिक हूँ, भीषण, जिसने तुम्हें बचपन से पाला है। नहीं मालिक, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप हमें फिर से घर ले जाकर उसी आदमी को सौंप दोगे जो हमें भूखा रखता है, इतनी छोटी सी गौशाला में बांधता है और ऊपर से मारता है। हमारा यकीन आपने तोड़ दिया है। हाँ मालिक, अब हमें आपके पास आते हुए भी डर लग रहा है। नहीं मेरे बच्चों, मुझसे डरो मत। जो गलती मैंने की है तुम्हें किसी और को सौंप कर, वो दोबारा अब कभी नहीं होगी। तुम दोनों मेरे पास ही रहोगे, मेरे घर में पहले की तरह। मैं तुम्हें अब कहीं जाने नहीं दूंगा। हाँ हीरा और मोती, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें बचपन से लेकर कभी भी पसंद नहीं किया, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई है कि तुम सबका प्यार सही था और मैं गलत थी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। अब मैं तुम्हें वापस घर ले जाने के लिए आई हूँ। चलो अपने घर चलो। हीरा और मोती अपने मालिक और मालकिन के मुंह से ये सब सुनकर बहुत खुश हो गए थे और खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। भीषण अब अपने दोनों बैलों को पाकर बहुत खुश था। साथ में भीनावती भी हीरा और मोती की अपने पति के साथ मिलकर खूब सेवा करती है। माँ, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। तुम शाम को बहुत देर से आती हो, तब तक मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। पिंकू, मुझे तंग मत करो, मुझे काम पर जाना है, देर हो रही है। मैंने तुम्हारा टिफिन पैक कर दिया है, बैग उठाओ और चुपचाप स्कूल जाओ। मुझे परेशान मत करो। पहले मेरी जिंदगी में कम परेशानियां हैं क्या? तुम मुझे प्यार नहीं करती हो माँ, तुम बहुत बुरी हो। निराली पिंकू को प्यार से समझाते हुए कहती है, देखो बेटा पिंकू, तुम्हारे बापू और दादाजी बीमार है ना, घर में कमाने वाला मेरे अलावा कोई नहीं है। अगर मैं भी नहीं कमाऊंगी तो घर कैसे चलेगा? दादाजी और बापू की दवाइयाँ कैसे आएंगी और तुम्हारी स्कूल की फीस कहाँ से आएगी? इस काम में तो तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए ना बेटा। हाँ माँ, आप सही कह रही हो, मुझे भी आपके काम में हाथ बटाना चाहिए। हाँ बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तब तुम ही सब काम संभालोगे। निराली, मैं क्या सोच रहा था, अब मैं थोड़ा बहुत ठीक होने लगा हूँ। रिक्शा तो चला ही सकता हूँ। सोच रहा था रिक्शा चलाना शुरू कर दूँ। बिल्कुल नहीं जी, आप काम नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ आपको मेरी चिंता हो रही है, इसलिए काम करने को बोल रहे हैं। जरा बताइए, आपकी जगह अगर मैं बीमार होती तो क्या आप सब कुछ नहीं संभालते? तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं आपके लिए कुछ करूं? ऐसी मुश्किल घड़ी में जीवन साथी ही तो काम आता है ना। और मेरे लिए आप सबसे बढ़कर हैं।
मैं तो आपके लिए कुछ भी कर जाऊं। निराली एक ऑटो रिक्शा चलाने का काम करती थी। उसके घर में उसका एक बेटा, पति सुरेश और बुजुर्ग ससुर थे जो अब कोई काम नहीं कर सकते थे। पति सुरेश कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। जब से सुरेश को ये बीमारी हो गई थी तब से निराली ही पति की जगह पर ऑटो रिक्शा चलाने का काम किया करती थी। काम में व्यस्त रहने के कारण निराली पिंकू को भी सही से समय नहीं दे पा रही थी, जिस वजह से पिंकू को अपनी माँ से हमेशा शिकायत रहती थी। बहन निराली, कैसा चल रहा है फिर काम काज? ऐसे भाई साहब कुछ खास नहीं, बस दिन में थोड़ी सवारी मिलती है, वो भी बराबर का किराया देने में कंजूसी करती है। सोचते हैं फ्री में ही निकल जाए तो अच्छा है। ऊपर से इतनी महंगाई मार रही है। सुरेश की दवाइयों का खर्च और पिंकू की पढ़ाई का खर्च बड़ी ही मुश्किल से निकलता है। मैं तो सोच रही थी भाई साहब साथ साथ में कोई दूसरा काम भी देख लूं, जिससे कम से कम 2 पैसे आ जाएं। तुम सही कह रही हो बहन, मैं भी यही सोच रहा था, साथ साथ में दूसरा काम भी देख लूं। निराली ऑटो स्टैंड पर खड़ी सवारी का इंतजार कर रही थी कि काश कोई सवारी आ जाए और उसे भी 2 पैसे बन जाए। तभी थोड़ी देर में एक सवारी आती है। जल्दी से हॉस्पिटल चलो, मुझे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। हाँ भी चलती हूँ। निराली ने ऑटो स्टार्ट किया और ऑटो चलाने लगी। जिस ओर सवारी ने चलने को बोला था उसी ओर चलने लगी। रुको रुको, मेरा स्टेशन आ गया है। अरे सुनिए तो, कहाँ जा रही हैं? आप मेरा किराया तो देते जाइए। कौन सा किराया? 2 मिनट नहीं लगे तुम्हें यहाँ पहुंचाने में और तुम मुझसे किराया मांग रही हो? अरे ये क्या बात हुई भला? 2 मिनट लगे 10 मिनट लगे, किराया तो देना ही पड़ता है ना। और हम लोग भी यहाँ कमाने के लिए बैठे हैं। सबको फ्री में जाने देंगे तो खुद क्या कमाएंगे? ज्यादा बहस ना करो, मामूली सी ऑटो वाली और मुझसे बहस कर रही है। ये कहकर वो सवारी वहां से निराली को बिना पैसे दिए ही चली जाती है। निराली बेचारी उदास होकर वहां से लौट आती है। कैसे कैसे लोग हैं समझ में ही नहीं आता। किसी की मेहनत की कमाई खाकर भला इन लोगों को क्या मिलेगा? आज निराली की बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई थी। उदास होकर वो घर लौट आती है, लेकिन घर वालों को कभी भी ये नहीं जताती थी कि वो किसी बात के लिए दुखी है। घर वालों के सामने वो हमेशा अपना हंसता मुस्कुराता ही चेहरा लेकर आती थी, जिसे देखकर उसके पति राकेश, ससुर और पिंकू को एक हौसला मिलता था। माँ, मेरे खिलौने लाई हो जो मैंने तुमसे सुबह मंगवाए थे? ओ माफ करना बेटा, मैं तुम्हारे लिए खिलौने लाना ही भूल गई। आज थोड़ा जल्दी और हड़बड़ाहट में थी इसलिए भूल गई। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, कल मैं तुम्हारे लिए पक्का खिलौने लेकर आऊंगी। ठीक है माँ, कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए कल ही लेकर आना। कैसे बताऊं पिंकू बेटा कि आज मेरे पास तुम्हारे खिलौनों के लिए पैसे ही नहीं थे, लेकिन ये बात मैं तुम्हें बताकर उदास नहीं करना चाहती। हे भगवान, आज तो घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। क्या बनाऊं आज मैं? चाहे निराली सुरेश के सामने अपना दुख बयां नहीं करती थी, लेकिन सुरेश सब जानता था कि निराली परिवार को खुश रखने के लिए झूठ में ही मुस्कुराती है और उसे कभी महसूस नहीं होने देती है कि वो एक बीमार पति है और पत्नी के टुकड़ों पर पल रहा है। वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। घर में थोड़े से चावल के दाने पड़े थे और थोड़ी सी दाल थी, जिसकी निराली खिचड़ी बनाकर ले आती है। चलो सब जल्दी से आ जाओ, आज मैंने आप सबके लिए स्पेशल खिचड़ी बनाई है। रोज दाल चावल और सब्जियां खाकर बोर हो गए थे ना सब, तो आज मैंने सोचा आप सबके लिए स्पेशल खिचड़ी बनाऊं। हाँ माँ, मुझे भी खानी है तुम्हारे हाथ की स्पेशल खिचड़ी। निराली ने किसी को भी महसूस नहीं होने दिया कि घर में राशन खत्म हो गया है। थोड़े से राशन के दानों से ही उसने खिचड़ी बना दी और उसे स्पेशल खिचड़ी का नाम लेकर सबको खिलाकर खुश कर दिया। शुक्र है भगवान का, सबने अच्छे से पेट भरकर खिचड़ी खा ली। अब कल के लिए मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। ऑटो रिक्शा चलाने के अलावा मुझे और भी कुछ काम करना पड़ेगा, जिससे मेरे परिवार का अच्छे से भरण पोषण हो और सुरेश की दवाइयां आ पाए। खा पीकर सब सो जाते हैं कि तभी अचानक से बहुत तेज तूफान आ जाता है और बारिश होने लगती है। देखो ना निराली, कितना भारी तूफान आया है ना जाने क्यों इस तूफान को देखकर मन बहुत घबरा रहा है। आप ऐसे ही दिल छोटा ना कीजिए। छोटी छोटी चीजों को देखकर आप आजकल घबराने लगे हैं। भला तूफान से भी कोई घबराता है? कुछ नहीं होगा, चलिए अब चलकर सो जाइए। सुरेश को तो तूफान को देखकर डर लग रहा था, साथ में ही निराली का भी मन ना जाने क्यों घबरा गया था। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि बेचैनी किस चीज की है। तभी थोड़ी देर बाद आधी रात को सुरेश को अचानक से नाक और मुंह से खून बहने लगता है। सुरेश की हालत बहुत गंभीर होने लगती है। निराली, मैं तुमसे कह रहा था ना कि ये तूफान कोई मामूली तूफान नहीं है। मेरा मन तभी घबरा रहा था। ऐसा लगता है ये तूफान मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आया है। अब मैं नहीं बचूंगा निराली, मुझसे वादा करो, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद तुम मेरे बच्चे और पिताजी का ध्यान रखोगी।
आप ऐसा ना कहिए जी। मैं अभी अभी आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। निराली, मुझे माफ करना। मैं एक अच्छा पति साबित नहीं हुआ। तुम्हें मुझसे शादी करके तकलीफ ही मिली है और अब मरने के बाद भी तुम पर बच्चे और पिताजी का बोझ कर कर ही जा रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपको कुछ नहीं होगा, मैं अभी आपको अस्पताल ले जाने वाली हूँ। बड़ी ही मुश्किल से निराली उस भारी तूफान और बारिश में अपने पति सुरेश को अस्पताल पहुंचाती है। डॉक्टर सुरेश को इमरजेंसी में भर्ती करते हैं और साथ में निराली से कहते हैं, देखिए, आपके पति को ब्लड की बहुत जरूरत है। अस्पताल में तो ब्लड खत्म हो चुका है। बाहर एक प्राइवेट ब्लड बैंक है, वहां से ब्लड का अरेंज कीजिए। मैं अभी ब्लड का इंतजाम करती हूँ, बस आप मेरे पति को कुछ होने न दीजिएगा। निराली अपने पति को बचाने के लिए बाहर ब्लड लेने तो जाती है, लेकिन उसके पास ब्लड लेने के लिए एक भी पैसा नहीं था। भाई साहब, मुझे ब्लड की बहुत जरूरत है। मेरे पति की जान खतरे में है। मेरे पास ब्लड लेने के लिए पैसे नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस समय मेरी मदद कर दीजिए। कल मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। मुझे ब्लड दे दीजिए। ठीक है बहन, मैं तुम्हें ब्लड दे देता हूँ, लेकिन कल मुझे पैसे दे देना। धन्यवाद भाई साहब। समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी। ब्लड वाला जैसे ही निराली को ब्लड की बोतल देने वाला होता है कि तभी पीछे से एक आवाज आती है, रुकिए जी, आप ऐसे कैसे किसी का भी भरोसा करके बिना पैसे लिए ब्लड दे सकते हैं। निराली देखती है कि ये तो वही सवारी थी जिसने एक दिन उसके ऑटो में सवारी करके निराली को पैसे नहीं दिए थे और पैसे दिए बिना ही चली गई थी। अरे ये तो वही घटिया बदतमीज ऑटो रिक्शा वाली है ना, जिसने चंद पैसों के लिए मेरे साथ बदतमीजी की थी। खबरदार खबरदार, अगर आपने इसे फ्री का ब्लड दिया तो देखिए पुरानी बातों को भूल जाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस समय मुझे ब्लड की बहुत जरूरत है। अगर मेरे पति को ब्लड नहीं मिला तो वो मर जाएंगे। हमारा एक छोटा बच्चा है, वो अनाथ हो जाएगा। उस पर तो तरस खाइए। हमने ठेका ले रखा है क्या सबका? सबको ब्लड फ्री में देते रहेंगे तो खुद क्या कमाएंगे? चले आते हैं न जाने कहां से मुंह उठाकर। चलो जाओ यहाँ से, कोई ब्लड नहीं मिलेगा। निराली की लाख मिन्नतें करने पर भी उसे वो लोग ब्लड नहीं देते हैं। रोती सिसकती हुई निराली जब वापस आती है तो वो देखती है कि उसका पति अपनी अंतिम सांसें छोड़ चुका है। तो निराली अपने पति को खोकर पूरी तरह से टूट जाती है। निराली को इस सदमे से बाहर निकलने में बहुत समय लगता है, लेकिन थोड़े दिनों बाद निराली अपने पति को दिए हुए वादे के मुताबिक अपने ससुर और बेटे का फिर से अच्छे से ख्याल रखने लगी। उसने फिर से ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। सुरेश, देखो आज मैं कितने पैसे कमा कर लाई हूँ। तुम्हें दिए हुए वादे के मुताबिक बहुत अच्छे से तुम्हारे बेटे और पिताजी का ख्याल रखती हूँ और मेरी कमाई भी बहुत अच्छी होने लगी है। लेकिन क्या फायदा इस कमाई का, तुम ही मेरे साथ नहीं हो। फिर एक दिन की बात है, काम से लौट रही निराली को आज रात हो गई थी। निराली अपने ऑटो रिक्शा से एक सुनसान रास्ते से जा रही थी कि तभी उसने देखा एक सड़क हादसे में एक पत्नी अपने पति के लिए तड़प रही है। चीख चीख कर और चिल्ला चिल्ला कर लोगों से गुहार लगा रही थी कि कोई तो उसके पति को बचा लो, कोई तो उसके पति को अस्पताल लेकर चलो, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। तभी निराली उसके पास आती है और देखती है कि ये तो वही ब्लड बैंक वाली थी जिसने निराली को पैसे ना होने की वजह से ब्लड नहीं दिया था, जिस वजह से उसके पति की मौत हो गई थी। मेरे पति को बचा लो, मेरी कोई भी मदद नहीं कर रहा है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी मदद करो। मेरे पति को हॉस्पिटल लेकर चलो। मेरे पति का सारा खून बह चुका है। सही समय पर इनका इलाज नहीं हुआ तो मेरे पति दम तोड़ देंगे। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे पति को अस्पताल लेकर चलूंगी। कुछ नहीं होगा तुम्हारे पति को। निराली उस ब्लड बैंक वाली के पति को अपने ऑटो रिक्शा में बिठाकर अस्पताल ले जाती है। समय पर अस्पताल पहुंचने पर उसके पति की जान बच जाती है। उस ब्लड बैंक वाली ने निराली के साथ जो कुछ भी किया था उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा थी और आकर निराली से माफी मांगती है। मुझे तुमसे बस ये जानना है कि मैंने तुम्हारे पति के साथ इतना गलत किया, समय पर तुम्हारे पति को ब्लड नहीं दिया जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई, फिर भी तुमने मेरी मदद करके मेरे पति की जान क्यों बचाई? सबका दिल एक जैसा नहीं होता है। तुमने मेरे साथ गलत किया, ब्लड नहीं दिया जिस वजह से मेरे पति की मौत हो गई। अगर मैं चाहती तो तुमसे बदला ले सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहती जिस तरह से मुझसे मेरे पति का साथ छूट गया, मेरा बच्चा अनाथ हो गया, उसी तरह तुमसे तुम्हारे पति का साथ छूटे, तुम्हारा बच्चा अनाथ हो। बस समझ लो कि सबका दिल एक जैसा नहीं होता। मैंने किसी की जान बचाकर पुण्य कमा लिया। मैं जानती हूँ जो मैंने किया उसकी कोई माफी नहीं है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, हो सके तो मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर देना।
मैंने तुम्हारे पति को बचाकर अपना फर्ज पूरा किया है। बाकी मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने अपना पति खोया है। अगर तुम उस दिन ब्लड दे देती तो मेरे पति आज मेरे साथ होते और मेरा बच्चा भी आज अनाथ नहीं होता। इसके बाद निराली अपने बेटे और ससुर के साथ एक छोटी सी दुनिया में खुश रहने की कोशिश करती है और अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए अपने काम में बहुत मेहनत करती है।